नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। और इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की बैठक जारी है और इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हैं। हम जानते हैं कि कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है और रक्षा मंत्री इस दौरान वहां पर थे। और इसके अलावा इस वक्त ये एक चर्चा है, पिछले हफ्ते जो है वो कश्मीर के नेताओं से भी बातचीत हुई है, तो ये ऐसी उम्मीद है कि इसमें इस तरह के मुद्दे पर बातचीत होगी। इस वक्त ये हाई लेवल मीटिंग जो है वो जारी है, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी शामिल हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। अखिलेश, इसमें क्या एजेंडा है इस मीटिंग मुलाकात का? कश्मीर ज़रूर है कि टॉप पे होगा, क्योंकि कश्मीर में हलचल रही है, नेताओं से पहले बातचीत हुई थी, उसके बाद वहां पर आतंकी हमले। तो क्या जानकारी है इसके बारे में? देखिए नगमा, आधिकारिक तौर पर इस बैठक के एजेंडे के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से जम्मू में एयरफोर्स के स्टेशन पर रविवार सोमवार रात को हमला किया गया, 2 ड्रोन के जरिए हमला किया गया है, उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो 2 दिन के लेह लद्दाख के दौरे पर थे, वो अभी वापस आए हैं। उसके बाद ये माना जा रहा था कि वो प्रधानमंत्री को इस पूरे हमले के बारे में ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से ये पूरी घटना हुई है, और इसी के बारे में चर्चा हो रही है। और ये भी जानकारी मिली है कि गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वो भी इस बैठक में शामिल हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि अभी पिछले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की एक लंबी बैठक यहाँ पर हुई थी, जो कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के तौर पर एक बड़े कदम के तौर पर देखी गई थी। उसी के बाद जिस तरह से ये हमला किया गया, माना जा रहा है कि ये उस राजनीतिक प्रक्रिया में रोड़ा अटकाने की कोशिश है। साथ ही अभी तक जो सबूत मिले हैं वो भी इशारा कर रहे हैं कि ये एक आतंकवादी हमला था, और जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया ये अपने आप में सुरक्षा एजेंसी के लिए एक चिंता खड़ी करता है। आज ही जो संयुक्त राष्ट्र में एक अधिवेशन चल रहा है, उसमें भारत की ओर से ये कहा गया कि आतंकवादी गतिविधियों में अगर इस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये काफ़ी गंभीर चिंता की बात है। तो ऐसे में इस तरह के हमलों से आगे किस तरह से निपटा जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही अभी तक क्या जानकारी मिली है इस हमले के बारे में, इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, कहाँ इसकी साजिश हुई होगी, इन सब के बारे में भी जो रक्षा मंत्री को ब्रीफ किया गया है वो उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देंगे। हमें ये बताया गया था कि जब ये हमला हुआ था उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार संपर्क में थे सभी अधिकारियों के, और वो पल पल की जानकारी वहां से ले रहे थे। उसके बाद अब आगे किस तरह का रिस्पांस होना चाहिए, किस तरह की रणनीति हो ताकि आगे इस तरह के हमले ना हो, क्योंकि ये एक बड़ी चिंता की बात है कि आधी रात को ड्रोन आते हैं कहीं से और वो हमला करके चले जाते हैं, बम गिरा करके चले जाते हैं, जबकि इस बारे में लगातार रिपोर्ट्स आती रही हैं, आगाह किया जाता रहा है सुरक्षा एजेंसियों को कि ये आतंकवादी इस तरह का नया तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं हमला करने के लिए। तो ऐसे में क्या ये चूक हुई है कि ठीक से इस पर ध्यान नहीं दिया गया, क्या इन ड्रोन का समय रहते पता नहीं लगाया जा सका? ये सारे सवाल उठे हैं और निश्चित तौर पर इस पर चर्चा जरूर हो रही होगी। हालांकि अभी तक एजेंडे के बारे में कुछ कहा नहीं गया, लेकिन माना जा रहा है कि बैठक के बाद इस बारे में कुछ जानकारी मिले कि ये बैठक में क्या क्या हुआ है। जी, अहम बैठक है। धन्यवाद आपका अखिलेश। प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं रक्षा मंत्री और साथ साथ गृह मंत्री, और जम्मू कश्मीर के मद्देनजर ये बैठक बहुत अहम है। वहां पर हम जानते हैं कि रविवार को ड्रोन से हमला किया गया और हमले की कोशिश हुई जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल इलाके में, और ये पहली बार था कि ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, जो कि सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी करता है इस पूरे इलाके में। पंजाब में भी चुनाव को देखते हुए विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज चंडीगढ़ में 3 काफी बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने ये वादा किया है कि पंजाब में चुनाव जीतने पर हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा पंजाब में पुराने सभी बकाया घरेलू बिल माफ करने और 24 घंटे बिजली देने का भी वादा किया गया। उन्होंने पंजाब में दिल्ली मॉडल की तर्ज पर काम करने की बात कही है। केजरीवाल ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया है कि बिजली कंपनियों और सरकारों में गठजोड़ है, जानबूझकर गलत बिल भेजे जाते हैं। तो ये 3 बड़े बड़े ऐलान हैं। एक,
हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 2 पुराने सारे बिजली के बिल माफ और उनका कनेक्शन बहाल होगा। जितने पुराने लोग जितने कट गए सबका कनेक्शन बहाल होगा, सबको सम्मान की जिंदगी दी जाएगी। और तीसरी चीज 24 घंटे बिजली दी जाएगी। और हमारे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी मोहम्मद गजाली। गजाली, पहले तो पंजाब में बड़ा दिलचस्प एक टकराव चल रहा है कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में, हम देख ही रहे हैं। और उसके बीच में ये 3 बड़े ऐलान केजरीवाल के आए हैं और दिल्ली मॉडल की वो बात कर रहे हैं और काफ़ी बड़े ऐलान, मुफ्त बिजली और 24 घंटे बिजली देने की बात उन्होंने की है। तो इसको लेकर वहाँ पर किस तरह की प्रतिक्रिया या उत्साह इन ऐलान के बाद कुछ नज़र आ रहा है और कोशिश है आम आदमी पार्टी की कि वहाँ पर वो किसी तरह से अपनी पैठ बनाएं? जी बिल्कुल, जहाँ तक मुफ्त बिजली की बात हो, इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे दिलचस्प जो एक कोइंसिडेंस होता है कि जब भी केजरीवाल पंजाब आते हैं उसी दिन नवजोत सिंह सिद्धू भी किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट टाइम जब केजरीवाल आए थे अमृतसर एक एक्स IPS ऑफिसर को ज्वाइन करवाने के लिए पार्टी, तो उसी दिन नवजोत सिंह सिद्धू ने इंटरव्यू देना शुरू किया। आज जब वो आए हैं मुफ्त बिजली का वादा करने, तो नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली गए हुए हैं। वहीं पर पंजाब सरकार कह लें या कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए दोहरा हेडेक है, दोहरी सरदर्दी है कि एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू को भी संभालना है, दूसरी तरफ केजरीवाल आकर बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियों के साथ जो पावर परचेज एग्रीमेंट है, PPA है, उसको सरकार खत्म क्यों नहीं करती। और कहीं ना कहीं ये जो मिडिल क्लास के इश्यूज होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन पे पहले ही पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार आपस में खूब कंपटीशन कर रही है कि कौन टॉप पे है, किसके अस्पताल अच्छे हैं, किसके स्कूल अच्छे हैं, किसके पास स्मार्ट स्कूल्स हैं। अब बिजली का जो ये मसला है, ये कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के को ज्यादा पिंच करता है। पंजाब में दो तरह के, मतलब बिजली के 2 तरह के मसले हैं। किसानों को तो आप फ्री में बिजली देते हैं कि वो खेती करें, लेकिन इस वक्त जब चावल के फसल को लगाने का सीजन है, तो ऐसे में करीब 8 घंटे की सप्लाई दी जाती है किसानों को फ्री में, ताकि उनके ट्यूबवेल चलें और पानी की जो सप्लाई है वो आ सके ढंग से। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से कई जगह पंजाब में ऐसे मसले देखने को मिले हैं कि टाइम से बिजली नहीं आ रही है, जो 8 घंटे वायदा किया गया था वो किसानों को नहीं मिल रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया कि इसको ठीक कर देंगे, लेकिन आज जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे सारे ही घरों में, उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी हाईकमांड ने यही कह के वापस भेजा है कि आपने जो 200 यूनिट का 2017 के मैनिफेस्टो में वादा किया था उसको जाके पूरा करें। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आए हैं, सरकार पर अटैक किया है, इशू जो है बहुत रेलेवेंट उठाया है, क्योंकि कई मिडिल क्लास और नॉर्मल हाउस होल्ड में लोगों के पे 1000, 5000, 3000 या कई इन्फ्लेटेड बिल का इशू यहाँ जनरेट हो रहा है पंजाब में। तो उस पर कहीं ना कहीं राजनीति या सहानुभूति या सरकार को घेरने की कोशिश की है, जब सरकार पहले ही कई ऐसे मुद्दों से जूझ रही है। जी शुक्रिया आपका गजाली। तो मुफ्त बिजली का ऐलान वहां केजरीवाल ने कर दिया है और आरोप लगाए हैं कि किस तरह बिजली कंपनियों के साथ में साठगांठ है सरकार की, और अब सरकार की सरदर्दी है कि वो इन आरोपों से खुद को बचाए और खुद वहां पर जो टकराव है पार्टी के अंदर उससे तो जूझ ही रहे हैं कैप्टन। तो ये एक नया सरदर्द है वहां पर सरकार के लिए पंजाब में। इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET के उम्मीदवारों ने आज पटना में प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री के घर के बाहर बड़ी संख्या में STET उम्मीदवार जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। मेरिट और नॉन मेरिट उम्मीदवारों को एक ही कैटेगरी में रखने के आदेश का ये विरोध कर रहे हैं। STET पास उम्मीदवारों का कहना है कि नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं।
दरअसल कोरोना काल में अभिभावकों की परेशानी के चलते स्कूल फीस कम करने की मांग को लेकर अभिभावक संघ उनके पास पहुंचा था। इस दौरान मंत्री ने न केवल उनके साथ अभद्रता की बल्कि कहा, मरना है तो मर जाइए, जो करना है कीजिए। उनके इस बयान के बाद से अभिभावक संघ उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। पूरे विवाद के दौरान मंत्री जी इन अभिभावकों से लड़ते और बहस करते नजर आ रहे हैं। हाँ सर, हमारी विशेष मांग ये है सर, 1 अप्रैल से सर स्कूल ऑनलाइन फीस हमसे वसूली जा रही है सर। स्कूल के खिलाफ थोड़ा बंद कर जी एक बंद कर दिए सर। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें वीडियो नहीं चाहिए, समाधान चाहिए। अरे तुम बताओगे हमें वीडियो नहीं चाहिए, ये समझ बनो, काम करो अपना। सर राज्य सरकार में सर हम यहाँ के नागरिक हैं सर, आप ये गलत बोल रहे हैं सर। मर जाए साहब, मर जाए साहब, लेकिन मर जाए साहब, मतलब मंत्री साहब का कहना आप मरो, कुछ भी करो, हम कुछ नहीं करेंगे भैया, धक्का पलट नहीं होगी। हम लोग धक्का नहीं देंगे किसी को, धक्का नहीं देंगे। जनता के चुने हुए सरकार है आपकी, हम लोगों की बने लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र में बात संवाद करना जरूरी है। सर चुनी हुई सरकार हमसे ये बोल रही है मर जाओ सर, हम नेता नहीं सर, अभिभावक है बिल्कुल, आवा बात ना कौन नहीं माननीय मंत्री बाबूजी ने बोल दिया था तो मर जाओ, सब चल रहा है, मतलब सत्ता ही सब कुछ है। जी सर, सर वोटर्स हूँ आपका सर, वोटर्स हूँ, नेता नहीं हूँ। जी सर, सर वही तो आइए सुनाइए। दीदी हमने सुन ली, हम लोग अध्ययन कर लें दो, मांग रहेंगे सर। जी बिल्कुल आप करो, लेकिन हमने हमारे कब आके मिलने हैं, कब आके मिलने? सुना जरा मेरी बात, वो तो होंगे परेशान। हमने हमारे बच्चों के साथ मरेंगे ना। नमस्कार। कोरोना से लड़ने के लिए हमारे देश में जोर शोर से टीकाकरण अभियान चल रहा है, लेकिन ताजा आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के वैक्सीन लेने का प्रतिशत कम है। यानी अभी भी लोगों में वैक्सीन को लेकर डर और झिझक बनी हुई है। इसीलिए गूगल के साथ साझेदारी में हम लेकर आए हैं खास पेशकश वैक्सीनेट इंडिया। मकसद है कि जल्द से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लगे ताकि कोरोना से हमें मुक्ति मिले। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर नीरज निश्चल हैं, एम्स अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में। डॉक्टर नीरज निश्चल, बहुत स्वागत है, आपने वक्त निकाला हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर लोग डॉक्टर नीरज अब भी ये जानना चाहते हैं कि क्या कोविड वैक्सीन लेना अनिवार्य है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो कहीं नहीं जा रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं तो कोरोना से बच सकते हैं। टीके की क्या जरूरत है? देखिए, ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने की जरूरत है कि जो अभी लोगों के मन में ये है कि कोविड वैक्सीन सेफ नहीं है, मैं ये उनको ये सिर्फ बताना चाहूंगा कि कोविड बीमारी जो है वो बिल्कुल सेफ नहीं है। कोविड वैक्सीन है आपको इस बीमारी के जो भी गंभीरता है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, उससे बचाने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। तो आप कहीं घूमने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, कोई कंपल्सन है या नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखने चाहते हैं, अपने घर वालों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने आसपास वालों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो वैक्सीनेशन लेने में कोई भी झिझक न दिखाइए। जो भी पॉसिबल हो, जो भी आपके घर के पास आसानी से अवेलेबल वैक्सीन है कोविड का, वो लगवाइए, क्योंकि ये आपकी जान बचा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो लोग कोविड से ठीक हो गए हैं उनके मन में ये सवाल आते हैं कि अब तो एंटीबॉडीज बन गए हैं, तो अब टीका लेने की क्या जरूरत है? देखिए, जो नया गाइडेंस आया है वो इस बात को ध्यान रखते हुए ही दिया गया है कि जब भी कोई भी नेचुरली इन्फेक्ट होता है तो उसके शरीर में डेफिनेटली एंटीबॉडीज बनते हैं, लेकिन समय के साथ ही एंटीबॉडी लेवल नीचे जाता है। एक तरह से हमारा इम्यून सिस्टम इस बीमारी के बारे में भूलने लगता है। तो जब ये वैक्सीन का हम दोबारा डोज लेते हैं, जब भी हम वैक्सीन लगवाते हैं इन्फेक्शन के बाद भी, तो इस एक तरह से हमारी इम्यून सिस्टम की मेमोरी को रिफ्रेश करता है ये वैक्सीन, और इंश्योर करता है कि जो एंटीबॉडी रिस्पांस है वो लंबे समय तक मेंटेन रहे। इसलिए अगर आप इन्फेक्ट हो भी गए हैं तो 3 महीने बाद डेफिनेटली अपना वैक्सीन का शॉट लगवाएं, क्योंकि अगेन ये आपके इम्यून सिस्टम को अलर्ट रखेगा, एक्टिव रखेगा इस पैंडेमिक के समय में।
बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक मरीज रहा हो और ठीक हो गया और दूसरे में सिम्टम्स रहे हो, तो क्या दोनों के शरीर में एंटीबॉडीज में अंतर रहेगा और क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा सोचना गलत है कि अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक रहा तो उसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं आया, जो ज्यादा बीमार पड़ा उसमें एंटीबॉडी बेहतर बना है। ऐसा नहीं है। सभी का इम्यून सिस्टम का रिएक्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो कोई भी अगर इन्फेक्ट है, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक रहा हो या फिर बहुत ज्यादा बीमार पड़ा हो, दोनों में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स एक तरह सिमिलर टाइप के ही होंगे। और जो हम वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी जो बनाया दोनों ग्रुप के लिए सेम है। अगर वो पहले एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन रहा हो या फिर बहुत सीवियर इन्फेक्शन रहा हो, दोनों को वैक्सीन लगवाने की उतनी ही जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, यहाँ पर कुछ लोगों के जहन में ये सवाल भी आता है कि वो अपनी बॉडी में पहले ये टेस्ट करवा लें कि एंटीबॉडीज कैसे हैं, कितने हैं कि नहीं है, उसके हिसाब से। और कई लोगों के जहन में ये भी है कि वैक्सीन लगवाने के बाद वो चेक करना चाहते हैं कि एंटीबॉडीज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। देखिए, जो वैक्सीन के बाद जो इम्यून रिस्पांस आता है, इनफैक्ट जो इन्फेक्शन के बाद भी जो इम्यून रिस्पांस आता है, ये इतना सिंपल नहीं है कि आप एंटीबॉडी मेजर करवाया और उससे आपको पता चल गया कि आप कितने इम्यून है, आप कितने सुरक्षित हैं। क्योंकि एंटीबॉडी एक तरीके का इम्यून रिस्पांस है, उसके अलावा एक सेलुलर मेडिएटेड इम्यूनिटी भी होता है जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन में। तो अगर किसी में अगर एंटीबॉडी बन गया वो बहुत सुरक्षित है, या फिर किसी में अगर एंटीबॉडी नहीं बना वो सुरक्षित नहीं है, ऐसा मानना गलत है। और बेवजह ये टेस्ट कराकर आप मैं कहूंगा कि गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। इन टेस्ट को हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं वैक्सीनेशन से पहले, वैक्सीनेशन के बाद, इन्फेक्शन से पहले या इन्फेक्शन के बाद। तो ये टेस्ट कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और इससे आपके इम्यून सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स रहा इसके बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो इस पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पर डॉक्टर नीरज ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है तो आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, या फिर आप इस चिंता में ना पड़े कि एंटीबॉडीज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और टेस्ट करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत हो जाएं क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। और जो लोग वैक्सीन से डर रहे हैं उन्हें यह समझने की जरूरत है कि डरना हमें कोरोना से है, वैक्सीन से नहीं। तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर नीरज निश्चल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। बिहार की राजनीति में ये सवाल पूछा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान क्या साथ आएंगे। ये सवाल जब हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने तेजस्वी से पूछा तो देखिए तेजस्वी का क्या जवाब था। बताएं कि बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है, आखिर दो युवा साथ आएंगे क्या? चिराग पासवान जी के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। इसमें इसको लेकर के हमने पहले भी जो है कई बार अपनी बात को भी रखा था। लेकिन अगर सवाल आपका ये आता है कि क्या हम साथ आएंगे नहीं आएंगे, हमारा तो पारिवारिक संबंध पहले से रहा है। लेकिन चिराग पासवान जी को अपना लाइन जो है वो पहले तय करना पड़ेगा कि वो बंच ऑफ थॉट्स की विचारधारा के साथ जाएंगे या वो संविधान के साथ खड़े रहेंगे। 2024 के लिए बीजेपी के खिलाफ विपक्षी मोर्चे के सवाल पर तेजस्वी ने कहा है कि कांग्रेस के बिना ऐसे किसी मोर्चे की कल्पना नहीं की जा सकती है। एक देश में एक मोर्चा बनाने की बात हो रही है, उस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस को अलग रख करके कोई मोर्चा बनाया जा सकता है या फिर कांग्रेस को भी साथ लाना ही होगा? देखिए, बिना कांग्रेस को तो आधार बनना ही पड़ेगा। कोई भी ऑपोजिशन अगर कल्पना आप करते हैं कि एकता हो ऑपोजिशन में, तो वो कांग्रेस के साथ ही होकर के हो सकता है। कांग्रेस के बिना तो आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि 200 सीटों पे डायरेक्ट फाइट कांग्रेस के साथ है बीजेपी की। तो आप देश की सबसे पुरानी पार्टी और बड़ी पार्टी है आज के डेट में ऑपोजिशन में भी अगर देखा जाए तो उसके बिना तो हमको नहीं लगता कि कामयाब हो पाएंगे। लेकिन साथ मिलकर के एक कॉमन हम लोगों को साथ बैठ करके ये तय करना पड़ेगा। नेता कौन होगा? देखिए, अब नेता कौन होगा नहीं होगा ये तो सब लोग साथ बैठेंगे तब तो पता चलेगा जी। सब लोग मेरे ख्याल से, देखिए, नेता जनता को नहीं बनाता है, जनता नेता को बनाता है। चलिए, और जब साथ बैठेंगे तो और जब समय आएगा तो जनता जो है नेता बनाएंगे लोगों को। और प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि सभी राज्य जुलाई 2021 तक एक नेशन एक राशन कार्ड योजना लागू करें। इसके साथ ही केंद्र
राज्यों को अतिरिक्त अनाज आवंटित करने का निर्देश देते हुए कहा है कि राज्यों को प्रवासियों को सूखा राशन वितरण के लिए एक योजना लानी चाहिए। राज्यों को प्रवासी श्रमिकों के लिए महामारी के अंत तक सामुदायिक रसोई चलानी चाहिए। और केंद्र पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है और ये प्रवासी मजदूरों का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असंगठित कामगारों का डेटा तैयार करने में देर हुई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय का लापरवाह रवैया रहा है जो माफी के लायक नहीं है और ये देर बताती है कि केंद्र प्रवासी श्रमिकों को लेकर चिंतित नहीं है। इसे दृढ़ता से नामंजूर किया जाता है। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन है, ये डायरेक्शन आए हैं। आज बहुत सुनवाई, लंबी चौड़ी सुनवाई चली थी। 2020 में ही जब ये तस्वीरें आई थी आनंद विहार से दिल्ली में प्रवासी मजदूरों के पलायन की और खासतौर पर मुंबई में, उसके बाद सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर लिया था और बहुत सारे डायरेक्शन उस समय भी जारी किए थे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बड़े डायरेक्शन जारी किए हैं और कहा है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर और प्रवासी मजदूर सभी का जो डेटाबेस बनाने का काम है, जो रजिस्ट्रेशन का काम है, जिसको पोर्टल केंद्र सरकार बना रही है, वो 31 जुलाई तक बनाया जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काफी फटकार लगाई थी केंद्र सरकार को कि काफी देरी हो रही है इस मामले में। 2020 के डायरेक्शन थे, अब तक पूरे नहीं हुए। इसके साथ साथ अब ये भी कहा है कि केंद्र सरकार को सूखा राशन अनाज जो है वो मुहैया कराना पड़ेगा। अगर के राज्य सरकार और डिमांड करती हैं तो राज्य सरकारों को कहा है कि वो सूखा राशन तमाम मजदूरों को उपलब्ध कराए और साथ ही कहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड की जो योजना है उसको भी 31 जुलाई तक लागू किया जाए। तमाम जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार, उनकी भी सूची तैयार हो। और ये भी कहा है कि जब तक ये महामारी चल रही है तब तक सूखा राशन और इसके साथ साथ कम्युनिटी किचन यानी सामुदायिक रसोई भी प्रमुख स्थानों पर लगाए ताकि इन प्रवासियों को 2 वक्त का भोजन दिया जा सकते। तो बड़े डायरेक्शन यहाँ पर है और डेडलाइन भी सेट की है 31 जुलाई। तो निश्चित तौर पर ये काफी मददगार साबित होगा मजदूरों के लिए, खासतौर पर वो लोग जो अपने घरों से दूर हैं, जिनके पास कामकाज नहीं है, जिनके पास कोई मजदूरी नहीं है, जिनके पास कोई आय का जरिया नहीं है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी राहत यहाँ पर लेके आया है। और पिछले कुछ दिनों से टीकाकरण की रफ्तार में तेजी आई है, लेकिन क्या सरकार हर दिन 1 करोड़ टीके लगाने के लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? ये जानने के लिए देखिए हमारे सहयोगी मरियम की ये रिपोर्ट। नोएडा के इस टीकाकरण केंद्र की तरह दूसरी जगहों पर भी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दिया सरकार का हलफनामा गंभीर सवाल उठाता है कि भारत अपना टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर पाएगा या नहीं। सरकार ने कहा है कि जुलाई में वो 12 करोड़ टीके देगी, यानी औसतन 40 लाख डोज एक दिन। ये 1 करोड़ डोज रोज के सरकारी लक्ष्य से काफी कम है। यही नहीं, सरकार बता रही है कि अगस्त से दिसंबर के बीच वैक्सीन उतनी नहीं आनी है जितनी उम्मीद थी। पहले 216 करोड़ डोज का अनुमान था, अब 135 करोड़ डोज की बात है, यानी 37% कम। सवाल और भी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोवैक्सीन सप्लाई का जो अनुमान सरकार ने लगाया है वो कुछ ज्यादा ही है। हलफनामे के मुताबिक सरकार को इस साल अगस्त और दिसंबर के बीच कोवैक्सीन के 40 करोड़ डोज मिलने की उम्मीद है, जिसका मतलब है 8 करोड़ डोज हर महीने। ये भारत में कोवैक्सीन की मौजूदा सप्लाई से 10 गुना ज्यादा है। अभी तक यानी जनवरी से मई के बीच ये 74 लाख डोज एक महीने में दे रही है। हमने हेल्थ मिनिस्ट्री, ICMR और नीति आयोग के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी फोन, SMS या ईमेल का जवाब नहीं दिया। हाल ही के दिनों में भारत में वैक्सीन तो तेज हुआ है, लेकिन प्रतिदिन 1 करोड़ डोसेस का टारगेट अभी भी बाकी है। और सरकार का ये नया एफिडेविट ये संदेह पैदा करता है कि हम ये टारगेट कब हासिल कर पाएंगे। मरियम अलवी फॉर NDTV। राजस्थान में टीके की सप्लाई सुचारू ढंग से जारी रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से कहा है कि उन्हें 25 लाख डोज की जरूरत है। इस बीच कोरोना से घटते मामलों को देखते हुए राजस्थान पूरी तरह से अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है।
जयपुर के इस स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगवाने आए लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। राज्य में सिर्फ 99,000 वैक्सीन बचे हैं और जयपुर समेत कई जिलों में कोविड टीकाकरण नहीं हो पाया। मैं मेरी फैमिली के साथ वैक्सीन के लिए आया था और यहाँ के पता चला कि वैक्सीन है ही नहीं। पहले कुछ आधे घंटे पहले पता करके गया कि वैक्सीन है, लेकिन फैमिली को लेके आया तो पता चला कि वैक्सीन है ही नहीं। अंदर जाके पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि 4 नंबर पे पता करना है, तो 4 नंबर पे पता करा तो वो बोले कि जयपुर में पूरे में वैक्सीन है ही नहीं, इसलिए फैमिली को फिर वापस लेके जाना पड़ रहा। मैं 2 बार हो गया, 2 दिन, कल भी यही थी, कल भी नहीं थी यहाँ वैक्सीन और आज भी नहीं है। 2 दिन हो गए मेरे को आते हैं और 45 प्लस की है तो सेकंड डोज है मेरी और 29 उसकी डेट आ गई। तो मेरे को यही मालूम करना है भाई लगेगी कब, भाई किस दिन वैक्सीन है। तो मैं स्लॉट बुक कराने आई थी। तो आपको यहाँ से आज क्या आज कह रहे हैं ना वैक्सीन ही नहीं है। राजस्थान अब 15 लाख टीके रोज लगा सकता है। पिछले हफ्ते एक दिन में 10 लाख डोजेस भी लगे थे। शुक्रवार को वैक्सीन लगी थी, शनिवार को वैक्सीन की सप्लाई नहीं आई, संडे को नहीं आई, आज मंडे को भी नहीं आई। वैक्सीन पूरे जयपुर में ही नहीं है और हमारे पास एक भी डोज नहीं है। हमने शनिवार को, फ्राइडे को सारे डोज खत्म कर दिए थे। अब जैसे ही वैक्सीन आएगी हम वापस काम शुरू करेंगे। लेकिन इस तरह की रुकावट से ये अभियान तूल नहीं पकड़ पा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के उनकी मदद मांगी है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता में से 2 करोड़ 39,000 को वैक्सीन लग गई है और अब मुख्यमंत्री ने अपील की है कि जुलाई में 70 लाख लोगों को दूसरी डोज लगानी है। चिकित्सा मंत्री ने भी मांग की है कि 65 लाख से बढ़ा के राजस्थान को 1 करोड़ 50 लाख टीके दिए जाए। राजस्थान में केसेस घट रहे हैं और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने ये भी इजाजत दी है कि जहां पर स्टाफ ने 60% स्टाफ ने वैक्सीनेशन लिया हो तो 100% उन्हें बुलाकर दुकान और व्यवसाय चालू कर सकते हैं और इन दुकान और व्यवसाय को 3 घंटा अधिक यानी 7 बजे तक चलने की इजाज़त मिलेगी। यानी कि वैक्सीनेशन सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ही नहीं लेकिन अर्थव्यवस्था को भी सुचारू करने के लिए ज़रूरी है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और असम में बच्चों और 18 साल के कम के युवाओं में कोरोना की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में संक्रमण 96.67% बढ़ा है। दूसरी लहर में 18 साल के कम के लोगों की मौत भी ज़्यादा हुई है, जिनमें से 55% की उम्र 5 साल से कम की है। राज्य में दूसरी लहर के दौरान 5 साल से कम के 5,755 बच्चे और 6 से 18 साल के 28,852 बच्चे कोरोना की चपेट में आए हैं। पहली लहर के दौरान 18 साल से कम के 9 बच्चों की मौत हुई थी। दूसरी लहर के दौरान सिर्फ 3 महीने में 18 साल से कम के 34 बच्चों की मौत हो चुकी है। असम में जबकि देखा जा रहा है कि कोविड के दूसरे वेव के मामले अब घट रहे हैं, संक्रमण घट रहा है, मगर इसके साथ ही राज्य सरकार के द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं जिसके मुताबिक ये देखा जा रहा है कि जो दूसरे वेव हुआ है वहाँ पे जो 18 साल से भी कम उम्र के जो माइनर्स हैं और जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। इस बार देखा जा रहा है कि जो पिछले साल जब पहली वेव हुई थी कोविड की, उसमें जो 0 to 18 ईयर्स के एज ग्रुप में बच्चे और माइनर्स, इनमें 17,000 से भी ज़्यादा केस थे। मगर इस बार सिर्फ 3 महीनों में, अप्रैल से जून के 25 तारीख तक जो सेकेंड वेव चल रहा है अभी असम में, इसमें अब तक 34,000 से भी ज़्यादा बच्चे अफेक्टेड हो गए हैं। तो जो स्पाइक है ये एज ग्रुप में 18 साल से कम उम्र के लोगों के बीच, ये स्पाइक 96% से भी ज़्यादा है, जो कि एक शंका का कारण बन सकता है। उसके साथ जो डेथ टोल है 18 ईयर्स के नीचे, वो डेथ टोल भी अब 3 गुना बढ़ चुका है। इस साल जो सेकेंड वेव है वहाँ पे 34 डेथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं 25 तारीख तक। और ये भी एक शंका का विषय बन सकता है। जबकि राज्य सरकार ने कुछ हॉटस्पॉट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं। नौगांव जिला, सोनितपुर जिला, डिब्रूगढ़ जिला, कामरूप मेट्रो जिला जिसमें राज्य की राजधानी दिसपुर और सबसे बड़ी शहर गुवाहाटी है, ये 2 एरिया बहुत ही वल्नरेबल है। और इसके साथ इसके सटा हुआ जो कामरूप रूरल जिला है, और इन सब जिलों में जो पॉजिटिविटी रेट है 18 साल से नीचे की उम्र के लोगों के बीच वो डबल फिगर्स में है। तो ये एक शंका की कारण बन सकती है। जबकि राज्य सरकार ने राज्य के हर एक मेडिकल कॉलेज में पेडियाट्रिक आईसीयू निर्माण करने का फैसला पहले ही ले लिया था और वो काम जारी है। मगर राज्य सरकार अब
और भी ज़्यादा फोकस करेगी बच्चों के ऊपर, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये ओपिनियन है कि कोविड के तीसरे वेव की जो शंका की जा रही है उसमें जो 18 साल से कम उम्र वाले लोग हैं जिनका अभी भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो ज़्यादा वल्नरेबल है। और अब देखा जा रहा है असम में जो पहले वेव से दूसरे वेव के आंकड़े की अगर बात करें, पहले वेव में एक साल में 17,000 से भी ज़्यादा 18 साल से कम उम्र के लोग अफेक्टेड हुए थे, जबकि इस बार 3 महीनों में 35,000 34,000 से भी ज़्यादा लोग अफेक्टेड हुए हैं। और ये जो स्पाइक हुई है ये 96% से भी ज़्यादा है और ये एक शंका की विषय बन सकती है आगे आने वाले दिनों में। तो बच्चों में बढ़ते कोरोना संक्रमण से असम में खास तौर पर काफ़ी फिक्र खड़ी हो गई है। और इस वक्त 5 की बात में इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए देश की बात।